मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के संयोजक सचिन यादव जी हैं और आज हम मध्य प्रदेश की इस राजधानी भोपाल में कर्नल महेंद्र कुमार त्यागी, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यहाँ के संयोजक श्री राम बंसल और हमारी उपाध्यक्षा श्रीमती दमयंती राय और श्रीमती मंजुला शर्मा और महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष मेजर BR यादव के बुलावे पर, त्रिपाठी जी इन सब के बुलावे पर यहाँ आए हैं। आज हमने लोगों को ये बताया है कि हमारे राष्ट्रीय सैनिक संस्था में संत भी हैं, सैनिक भी हैं और किसान भी हैं। अब संत किसी तलवार की मुठ बन सकते हैं, किसान और बाबा रामदेव के लोग और अन्ना हजारे के लोग तलवार बन सकते हैं, लेकिन तलवार की धार बनने का काम केवल गौरव सेनानी और राष्ट्रीय सैनिक संस्था ही कर सकती है। कोई क्रांति जब तक सफल नहीं होती जब तक उस क्रांति में किसी न किसी तरह से सेना ना रही हो। इसमें उदाहरण के लिए फ्रांस में डी गॉल की क्रांति, रशिया में स्टालिन की क्रांति, अमेरिका में वॉशिंगटन की क्रांति, तीनों क्रांति में अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरह अनुशासन और प्रशिक्षित सेना उनमें रही थी। ऐसे ही आज हिंदुस्तान में भी आवश्यकता है। आंदोलन कोई भी हो, मगर आंदोलन की तलवार की धार केवल राष्ट्रीय सैनिक संस्था बनेगी। ये पहली और अकेली ऐसी संस्था है जिसके अंदर गौरव सेनानी भी हैं, फौजी भी हैं और सिविलियन भी हैं। हमारा हथियार और हमारी पहचान और हमारी वैचारिक क्रांति है जय हिंद। आज हम इस जय हिंद का ही प्रारंभ यहाँ करने आए हैं और हमें खुशी हुई है कि विभिन्न क्षेत्रों से, किसानों के क्षेत्र से, बल्कि हमारे कर्नल महेंद्र कुमार ने तो एक बात बताई कि जन्म से लेके मृत्यु तक के ऐसे लोगों को आज छांटा गया और सम्मानित किया गया, जिसमें किसानों की तरफ से श्री चरण सिंह हैं और शिक्षा के क्षेत्र से डॉक्टर सुरेंद्र हैं और एक ऐसा व्यक्ति नामदेव नामदेव जी, जिन्होंने 3000 संस्कार अब तक किए हैं और इनका इंडिया में नाम है। तो ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया गया, जोड़ लिया गया और ये संस्था बहुत आगे बढ़ने वाली है, ऐसा हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है। आप क्या मानते हैं कि देश में सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में क्या है और क्या सलूशन? वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है कि अच्छे आदमी को कैसे चुने, क्योंकि जब पार्टियां आ जाती हैं और पार्टियों के लोग वहां पे आ जाते हैं और उन पार्टियों पे जिनके नेता नीति और नीयत पे से विश्वास खत्म हो चुका है तो वोट दें तो आखिर दें किसे? आम आदमी के पास विकल्प नहीं है। आज पूरी बातचीत करने के बाद एक पैमाना तय किया गया और पैमाना ये तय किया गया कि हम पार्टी के आधार पर नहीं, हम व्यक्ति के पैसे के आधार पर नहीं, हम व्यक्ति की विज्ञापनों के और होर्डिंग के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर वोट देंगे कि जिसने बगैर पद पर रहते हुए समाज सेवा की है, हम उस व्यक्ति को वोट देंगे। और अगर इसके बाद भी बैलेट पेपर में एक भी व्यक्ति या एक भी प्रत्याशी हमें अच्छा नहीं लगा तो हम फॉर्म 49O जो संविधान के मुताबिक अवेलेबल है उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे और वोट देने जाएंगे। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश है? आज के युवाओं के लिए संदेश है कि वो किसी बात को आंख मीच के ना माने। अगर उनके पिताजी ने और उनके प्रिंसिपल साहब ने ठीक काम किया होता या उनके बुजुर्गों ने ठीक काम किया होता तो आज उनकी ये हालत ना होती जो है। अब वो ये सवाल पूछें कि क्या हम किसी बात को इसलिए मान लें कि किसी बहुत बड़े आदमी ने कही है, या इसलिए मान लें कि बहुत समय से कही चली आ रही है, या इसलिए मान लें कि उसे बहुत सारे लोग मानते हैं। ये तीनों ही बातें गलत हैं। अगर कोई बात सच्चाई और तर्क की कसौटी पर खरी उतरेगी तो उसे मानेंगे। तो युवाओं को पहला संदेश ये है, क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग, थिंक अबाउट योरसेल्फ, डू नॉट बी लेड बाय अदर्स, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ पुट द नेशन इन फ्रंट ऑफ यू। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी के बारे में भी कुछ कहा, क्या आप मानते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़ा नेता आज तक कोई हुआ नहीं और हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानबूझ के रोकने के लिए इस देश में षड्यंत्र किए गए। आज मैं आपकी जानकारी दे दूं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल गलत था। हमको आज़ादी मिली 18 फरवरी 1946 को एक उस तलवार नाम के जहाज के 9 सैनिकों के विद्रोह करने से, जिसमें 700 अंग्रेजों को एक 3 घंटे की लड़ाई में बम्बई में कत्ल कर दिया गया था।
और जब 700 अंग्रेजों को एक दिन में मार दिया गया, तब अंग्रेजों को लगा था कि अरे अब तो यहाँ से जान बचा के जाना भी मुश्किल है। फील्ड मार्शल ऑचनलेक उन दिनों में कमांडर थे, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखा था दैट नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 अल्टरनेटिव्स, आइदर वी लीव इंडिया और वी आर थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। ऐसे मिली थी आज़ादी। और ये जो बता दिया गया हमको कि दे दी हमें आज़ादी बिना कड़क बिना डाल, ये गलत है। जवान लोगों की उस संख्या में जबरदस्त उफान आ रहा है, जो आज ये कहने को तैयार है कि हम मोहनदास करमचंद गांधी को नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज़ादी आंदोलनों से नहीं मिली। अगर बारडोली आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों से आज़ादी मिलनी होती तो तब मिल जाती जब ये आंदोलन चलाए गए थे। ये सारे आंदोलन 1942 तक खत्म कर दिए गए थे। फिर 5 साल बाद 1947 में अचानक आज़ादी कैसे मिल गई? इट वॉज बिकॉज ऑफ 18 फरवरी 1946 व्हेन 700 ब्रिटिशर्स वर किल्ड इन वन डे इन मुंबई। नेताजी की मौत के रहस्य के बारे में क्या? नेताजी की मौत के बारे में देखिए 3 कमीशन बिठाए गए। सबसे पहले शाहनवाज का, उसके बाद खोसला का, उसके बाद मुखर्जी का। पहले 2 कमीशन झूठे थे, मगर चूंकि कांग्रेस की बहुमत था पार्लियामेंट में, उनको हम मान लिया गया। और तीसरा कमीशन जो सच्चा था उसकी रिपोर्ट को माना नहीं गया। तीसरे कमीशन में मुखर्जी ने साफ साफ कह दिया कि नेताजी की 18 अगस्त 1945 को एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी। और अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेताजी रशिया में थे शुरू में कुछ साल, और स्टालिन ने नेताजी को अपने पास रख के खेल खेला और इसलिए रूस को हिंदुस्तान का दोस्त बनाया गया। स्टालिन ने कहा कि मैं दुनिया को ये नहीं बताऊंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे पास हैं, मगर बदले में हिंदुस्तान को मेरा खराब मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना होगा। और यही कारण था कि हमारी फौज के पास जो शुरू में टैंक्स और आर्टिलरी गन्स रहीं, वो प्रोटोटाइप वो थी जिनके अंदर मोबिलिटी नहीं थी, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, जो हमको रिजल्ट नहीं दे सकी। हमारा 0 व्यापार था रशिया के साथ, केवल इस नेताजी की वजह से वो इतना बढ़ा। तो नेताजी जिंदा रहे। 1985 या 1986 के करीब सहारनपुर के पास वो किसी एक जलने की घटना में ख़त्म हुए हैं।